शार्क्स धरती पर चलती हुई, बात करती हुई, आपकी तरह दिखने वाली लेकिन धंधे की अच्छी खासी समझ रखने वाली शार्क्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शार्क टैंक की। सोनी पर आया यह शो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ है कि मीमर्स को एक तरीके से पूरे साल के लिए मटेरियल मिल गया है मीम्स बनाने के लिए। लोगों की आम दिनचर्या में, तर्कों में यह सब दोगलापन है जैसे डायलॉग्स जो हैं वो लपेटे जा रहे हैं। रेटिंग्स की बात आगे करेंगे, परंतु यह वीडियो रेटिंग्स जैसे छोटे मोटे मसाले के लिए नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि क्या कारण है इस शो के इतना हिट होने का, क्या बदल रहा है भारत के अंदर, जिसकी वजह से इस शो को भारत में रिलीज किया गया और इतना ज़्यादा हिट ये रहा। आपके ही आसपास चल रही कुछ ऐसी घटनाएं जिसका आपको आभास तक नहीं है। क्या, क्यों, कैसे, सारे उत्तर आपके सामने रखे जाएंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। कोई शो जब टीवी से बाहर निकलकर आपकी दैनिक बातचीत का हिस्सा बन जाए तो समझ लो कि भाई शो ने फोड़ दिया है। हम यहां आंकड़ों में बात करते हैं इस चैनल पर, तो मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं कुछ। पैरेट एनालिटिक्स के अनुसार शार्क टैंक की ऑडियंस डिमांड 18 गुना ज्यादा है किसी भी नॉर्मल अन्य शो से पिछले 30 दिनों के अंदर। यह डिमांड 147% की गति से बढ़ रही है। अन्य रियलिटी शोज भी हैं भारत में, उनसे कंपैरिजन जब हम करते हैं तो शार्क टैंक 99% शोज से आगे आता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि शो की डिमांड क्या रही है। मीम से आगे बढ़कर देखें तो अमूल तक ने इस मुद्दे पर वो ऐड बनाने पर मजबूर हो गया। शो बेसिकली नए एंटरप्रेन्योर्स यानी व्यापारियों को बुलाता है और सामने बिठाकर बड़ा एंटरप्रेन्योर यानी जो शार्क है वो उस पर पैसा लगाता है सामने वाले पर, अगर धंधा पसंद आता है तो। परंतु चलिए, प्रश्न ये कि इस शो के हिट होने का कारण क्या है या फिर ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है कि मिलेनियल्स की बदल रही सोच को, जो एक ऐसे शो में इंटरेस्टेड है जिसे कुछ समय पहले तक बोरिंग कहा जा सकता था। यहां भी आंकड़ों में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों की एक रिपोर्ट के अनुसार 37% युवा वो अपने पढ़ने के उस विषय को चुना जिसमें वो इंटरेस्टेड थे। ये नंबर पहले बहुत कम हुआ करता था, लेकिन बड़ा नंबर आया जब 38% युवा लोगों ने कहा कि वो अपना काम खोलना चाहते हैं पढ़ाई के बाद। अब ये इतना बड़ा नंबर है भारत के लिए, जहां कुछ समय पहले तक अगर आप लोगों से बात करते थे तो सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा उनके पास बात नहीं होती थी इस विषय पर करने के लिए। परंतु इस सोच से हो क्या रहा है वो अब अगले अध्याय में देखते हैं। सोच बदल रही है, केवल सरकारी नौकरी करोगे तो अच्छी शादी होगी, ये विचार थोड़ा पीछे जाने लगा है। अपना स्टार्टअप खोलना एक प्रकार से फैशन बन रहा है। ये भी थोड़ा आंकड़ों के साथ समझाता हूं। इस समय भारत में लगभग 61,400 स्टार्टअप्स हैं, अधिकांश रिसेंटली ही खुले हैं। प्रतिवर्ष अगर बात करें तो 2011 में 183 नए स्टार्टअप्स ओपन हुए थे, 2013 में 279, 2016 में 504, लेकिन इसके बाद से अचानक से कुछ हुआ। 2017 में 5420, 2018 में 8946, 2019 में 11683 और 2020 में 14778, फिर 2021 में 14000 के करीब फिर से स्टार्टअप्स ओपन हुए हैं। अगर फरवरी 2021 की इस खबर को देखें तो पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप्स 85 टाइम्स से ज्यादा बढ़े हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। अभी ये भौकाल अचानक से क्यों आया हुआ है कि हर कोई स्टार्टअप्स की बात करने लगा है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। परंतु ये स्टार्टअप हर क्षेत्र में खुल रहे हैं। उदाहरण के लिए 2011 से 2016 तक भारत में स्पेस के क्षेत्र में कोई एक आध स्टार्टअप खुलता था, परंतु अकेले 2021 में 47 स्टार्टअप स्पेस जैसे क्षेत्र में खुले हैं। परंतु स्टार्टअप खोलने और बड़ा करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक दृढ़ निश्चय और कुछ बड़ा करने की सोच। आप किसी भी कामयाब स्टार्टअप फाउंडर को देखें तो उसे पता होता है कि बड़ा पैसा, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है और उसके महत्व को वो समझता है। और ऐसा स्टार्टअप फाउंडर वाला माइंडसेट बनाने के लिए जरूरी होता है आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना, फाइनेंशियल लिटरेसी होना।
जो आपको सिखाती है कि पैसे का इस्तेमाल और उसका विस्तार कैसे करें। और इस समझ के लिए आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जैसी जो किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं, जो कि इस समय की बेस्ट सेलर किताब है, क्योंकि लोगों को उससे मदद मिल रही है। परंतु हर व्यक्ति पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल सकता, तो आप इसे सुन भी सकते हैं। जी हां, सुन भी सकते हैं। पॉकेट एफएम पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भारत में ऑडियो फॉर्मेट में क्रांति ला रहा है। तो आप भी रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें सुनकर स्टार्टअप फाउंडर जैसा एटीट्यूड बना सकते हैं। ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं, 15 मिलियन 15 मिलियन और लोग भी हैं पॉकेट एफएम पर, जहां आपको अनेकों ऑडियो बुक्स के साथ पॉडकास्ट भी मिलते हैं। जी हां, कुल मिलाकर बुक्स का ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये, जहां बुक को पार्ट्स में बांटकर बढ़िया म्यूजिक के साथ आपको सुनाया जाता है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम। 50% का डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं कूपन कोड AKTK50 का प्रयोग करके। यह ज्ञान ना केवल आपको पूर्वाग्रह से दूर रखेगा, अपितु समाज में बैठकर कुछ बोलने लायक भी बनाएगा। परंतु चलिए, अगर स्टार्टअप्स की बात को ही आगे बढ़ाया जाए तो स्टार्टअप खोलना आसान है, पर उसमें पैसा लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल हो जाता है। क्या इन स्टार्टअप्स में पैसा लग रहा है जो मैंने आपको बताए हैं? जी हां, पिछले 3 सालों के आंकड़े देखें तो जनवरी 2020 में जो इन्वेस्टमेंट 1.5 बिलियन था, 2022 में वो आंकड़ा 3.5 बिलियन पार कर चुका है। जिन स्टार्टअप्स ने 2020 में $11 बिलियन उठाए थे, 2021 में 42 बिलियन उठा लिए, और ये पैसा यूनिकॉर्न्स की नई कहानी लिख रहा है, जिसे अगले अध्याय में दिखाता हूं। क्या होता है यूनिकॉर्न? तो जी, जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन को पार कर जाती है वो यूनिकॉर्न हो जाता है। 2011 से 2014 तक हर साल भारत को एक यूनिकॉर्न मिला था। 2015 में 4, 2016 में 2, 2018 में 8, 2019 में 9, 2020 में 10 और 2021 में 44 यानी 44, और 2022 में पहले 40 दिनों में 8 यूनिकॉर्न मिल चुके हैं। अगर यही स्पीड मेंटेन रखते हैं तो 70 नए यूनिकॉर्न्स इस साल पैदा हो सकते हैं। यह स्पीड कितनी तेज है, इसे समझने के लिए चीन की स्पीड को देखते हैं जरा। चीन ने किसी एक साल में सबसे अधिक पैदा हुए यूनिकॉर्न्स 32 हैं, जो 2018 में पैदा हुए थे। भारत ने 2021 में 44 दिए और चीन ने लगभग 20 इस साल अगर भारत स्पीड मेंटेन रख पाया तो 70 पार करेगा, और यही आंकड़ा जो है वो सरकार ने भी रखा है। अगर विशुद्ध आंकड़े देखें प्रतिवर्ष के, तो 2015 से 2021 तक फंडिंग 7 गुना बढ़ चुकी है और इन्वेस्टर्स 9 गुना। कौन है ये इन्वेस्टर्स? स्कोया, टाइगर ग्लोबल, एक्सेल, सॉफ्टबैंक वगैरह वगैरह, ये ग्लोबल जाइंट्स हैं। बाकी कई भारत की कंपनियां भी हैं इसमें, और इस समय भारत का कोई ऐसा जिला इस समय नहीं है जिसमें कोई स्टार्टअप ना खुला हो। पर सवाल ये कि ये लोग भारत में पैसा लगा क्यों रहे हैं, वो देखते हैं अगले अध्याय में। कोई इन्वेस्टर क्यों भारत में पैसा लगाएगा? क्योंकि उसे यहां पर पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, इसीलिए। तो क्या भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगे कि भारत में पैसा लगा देना चाहिए? वो दिखाता हूं। तो जी, स्टार्टअप्स 2016 से थोड़े बढ़ने चालू हो गए थे, क्योंकि 2016 में स्टार्टअप इंडिया नाम की पॉलिसी भारत सरकार की तरफ से आई थी, जिसमें कुछ बेनिफिट्स दिए गए, जैसे कि 10,000 करोड़ का एक प्रावधान, जिसे हम स्टार्टअप फंडिंग पूल कह सकते हैं, 3 साल तक टैक्स नहीं देना वगैरह वगैरह, ऐसी सुविधाएं जो कि आप डिटेल में स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा भारत का डिजिटल इकोसिस्टम, जिसमें यूपीआई जैसी सुविधा है, जो यूएस जैसे देश में भी उपलब्ध नहीं है, जहां पर आज भी लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर निर्भर हैं, और जहां पर गूगल जैसी कंपनी जो है वो यूएस की सरकार से कह रही है कि यूएस में भी यूपीआई जैसा कुछ लाओ भाई। इसके बाद अकाउंट एग्रीगेटर जैसी सुविधा, जो आपको मिनटों में लोन दिला सकती है, या फिर करीब 30,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज बनना देश के अंदर, या फिर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए जाने का प्रावधान। तो इन सब चीज़ों से ग्रोथ आती है, और इन्वेस्टर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिर पैसा लगाता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिससे 2019 में एक डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा, जिसमें भारत का कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो अब दुनिया के सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स में आता है। लगभग 13 सेक्टर्स में
PLI स्कीम को लॉन्च किया गया है। दर्जनों रिफॉर्म्स आए हैं, परंतु ये वीडियो जो है वो उस बारे में है नहीं। इन सब चीज़ों को अगले वीडियो में आपके लिए कवर करूंगा। बात ये कि सारी चीज़ें मिलकर इन्वेस्टर्स का पैसा फिर खींचती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर इन्हीं चीज़ों से स्टार्टअप्स पैदा होते हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा इन्हीं स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाता है, जो फिर बाद में मल्टीनेशनल कंपनियां बनती हैं और जॉब्स पैदा करती हैं। परंतु भारत जैसे देश में इस स्थिति के लिए पॉलिटिकल स्टैंड कितना आवश्यक है वो देखते हैं अगले अध्याय में। एक समय भारत में कहा गया था कि प्रॉफिट शब्द जो है वो एक गंदा शब्द है भारत के अंदर। उसके बाद इसी भारत में 90% से अधिक टैक्स लगाया गया था अगर कोई बंदा अपना धंधा बना रहा है, कारोबार कर रहा है तो। यानी सीधा सीधा निर्देश था कि बेटा गरीब रहो, पैसे बनाओगे तो जो कमा रहे हो ना वो सरकार को दे दो सारा। ये समाजवाद, सोशलिज्म था। आज तक यही चलता आया है भारत के अंदर। कभी टाटा बिरला को गाली देकर चुनाव जीते जाते थे, आज नाम अडानी और अंबानी हो गए हैं, बस यही फर्क है। समाजवाद वही है। परंतु ऐसे में अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर यदि भारत के उद्यमियों या फिर एंटरप्रेन्योर्स पर स्टैंड लेता है तो देश में एक मैसेज भी जाता है। लेकिन असली स्टैंड तो जो है भारत का युवा ले रहा है। असली रिस्क टेकर वही है। कल इन्हीं कंपनीज में से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी होंगी और ये बहुत जल्दी हो सकता है। यूपीआई ग्लोबल हो रहा है, तो कुल मिलाकर भारत एक बड़ी स्टार्टअप क्रांति चला रहा है इस समय, जो नौकरियां भी पैदा कर रही है और पैसा भी। और शार्क टैंक की सक्सेस भारत के इस युवा के माइंडसेट को दिखाती है कि वो किस दिशा में सोच रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए। साथ ही यदि आप भी कुछ स्टार्टअप अपने दिमाग में सोच रहे हैं या फिर अभी चला रहे हैं तो उसके बारे में भी डिटेल्स में कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हैं। आप मुझे गाली देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के जरिए ज़रूर दें, मैं उन्हें भी पढ़ता हूँ और बहुत मज़ा आता है। आप हमें इसके अलावा जो है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ जो पॉकेट FM है भाई साहब, उसको अवश्य डाउनलोड कर दीजिए। जो लिंक्स हैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।